तो हिंदू मैरिज में जो हमारे पास एंशियंट सोस्ट है, उस एंशियंट सोस्ट में हमारे पास चार चीजें आती हैं: श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट एंड कस्टम। मॉडर्न सोर्स की बात करें तो हमारे पास ये चार चीजें आती हैं भाई। जस्टिस, जो कोर्ट्स वगैरह से ऑर्डर पास होते हैं, वो हमारे लिए जस्टिस का काम करता है, वो मॉडर्न सोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है कि गुड कंसाइन, जो सही चीजें होती हैं हम उसको लेते हैं। प्रेसिडेंट बाई कोर्ट पास होते हैं, प्रेसिडेंट हो जाती है, लेजिस्लेशन एक्ट वगैरह बन जाता है, और भी सारी चीजें मॉडर्न मॉडर्न सोर्स में आती जा रही हैं। अगर श्रुति लॉ की बात करें हम, तो श्रुति लॉ की बात करें तो उसमें कहते हैं कि भाई श्रुति जो है वो ऐसी बातें हैं श्रुति में कि वो एक्ट बाई, मतलब कि ऐसा है कि, एक मिनट होगा, थोड़ा सा मैं नीचे कर लूँ। हाँ, श्रुति में है क्या, वो इन मेमोरी की बात करता है कि जो मेमोरी में आपके पास है वो ही श्रुति भी है, इन मेमोरी। जैसे इसमें देखोगे, लिखा, मैंने लिखा भी है, व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, जो आपको याद है, जो आपको पता है। अब वो याद और वो पता कहाँ से है? हमने पढ़ा भाई, हमें धर्मासूत्र हमारे पास सोर्स है उसके लिए। हमें भदन धर्मशास्त्रा है, स्मृति बाई मनु है, मनु ने कुछ बोल के गए, तो वो हमारे पास है। फिर यज्ञवल्क्य क्या है, एंड नारद 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 मुनि ने भी कुछ बताया। और ये बात बताई किसको, ये पता कैसे चला कि स्मृति ये कैसी है? एक्चुअली इसे बोला जाता है कि इन मेमोरी, एक्चुअली ये कुछ और नहीं, ये सीधा भगवान के द्वारा दिया गया है, लॉर्ड गॉड के द्वारा बताया गया है कि कैसे आपको ये शादी करनी है, किस जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है। वो सारी बातें भी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई। तो आगे देखोगे हमारे पास है, स्मृति इज द व्हाट हैज बीन रिमेम्बर्ड, जो आपको याद है। हैज इज बी बेस्ड ऑन द सेज, जो साधु संत आपको बताते हैं, इन रिपोजिटरी बाय द सेक्रेड नॉलेज। मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, आपको दिखेगा ये कैसे नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है हमारे पास। एक सेकंड, ये अब दिख रहा होगा सामने। सीक्रेट नॉलेज मतलब कि ऐसी नॉलेज जो सबके पास नहीं है, जिनको बताया गया है उन्हीं के पास है। तो ये नॉलेज लोग आगे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लोगों को बताएंगे। तो जब लोगों को बताएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आगे इसका प्रसार प्रसार किया जाएगा और आगे इसको अडॉप्ट किया जाएगा। कस्टम का मतलब मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कस्टम क्या होता है, कुछ और नहीं होता है, ये कंफर्म पैटर्न ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर होता है। कंफर्म पैटर्न ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर होता है। अब इसमें कैसे होता है, ये लोकल भी हो सकता है, लोकल टेरिटरीज में क्या हो रही है, लोकल भी हो सकता है। क्लास और पर्टिकुलर कम्युनिटी में क्या चल रही है, वो भी हो सकता है। पर्टिकुलर कम्युनिटी, भाई हर कम्युनिटी के अपने अपने कस्टम होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, वो अपने अपने तरीके से फॉलो अप करते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली उसी तरह से फॉलो अप करती है, तो उसी को हम मानेंगे कि वो उनका कस्टम है, और उसी कस्टम के हिसाब से ही अपने सारे के सारे जो रीति रिवाज हैं वो पूरा करेंगे। और लास्ट हमारे पास होता है कि फैमिली बाइंडिंग ऑफ द फैमिली मेंबर। अब भाई पूर्वज हमारे करते आ रहे हैं तो वो हम भी करते आएंगे, पूर्वज जो कर रहे थे वही हम भी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आता है एंशियंट सोर्स। अब जब एंशियंट सोर्स से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है मॉडर्न सोर्स। अब भाई मॉडर्न सोर्स क्या कहता है, तो मॉडर्न सोर्स की बात अलग है, वो कुछ इससे अलग हो जाता है। वो कहता है देखिए, मॉडर्न सोर्स यानी कि आजकल क्या चल रहा है। तो आजकल की बात अगर हम करते हैं तो भाई पता चलता है हमें मॉडर्न सोर्स में कि जस्टिस, इक्वालिटी, इक्विटी एंड द गुड कंसाइन। भाई जस्टिस, जो जज है, जो जो लॉ पास हो रहे हैं उसके हिसाब से जो चीजें हो रही हैं। फिर प्रेसिडेंट है हमारे पास, डिसाइड बाय कोर्ट है। म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए। फिर जब आपको कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर लीजिए एंड पूछ लीजिए, या फिर मैसेज भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैसेज कर दीजिए, या यहाँ पर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप कर दीजिए, यहाँ पे करेंगे तुरंत देख लूंगा मैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो लेगिस्लेशन की बात करते हैं। लेगिस्लेशन मतलब कि हिंदू लॉ, जो आज हम अभी पढ़ेंगे, आगे चल के जो हम पढ़ेंगे, अभी अभी हम पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ ही पढ़ेंगे हम। कि हिंदू लॉ जो 1955 है हमारे पास, हम उसको पढ़ना चालू करेंगे। अब आप देखेंगे क्या है। और ध्यान रहे कि हिंदू लॉ जो है वो स्टैब्लिश किसने किया था, बीएन राव। ये आपके लिए भी जरूरी है, जानना जरूरी है, हर चीज पेपर के लिए नहीं होता। बीएन राव जो थे वो इसमें बहुत बड़ी भूमिका प्ले किए हुए थे कि भाई एक कोडिफाइड लॉ बना देते हैं, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और वो उचित नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ वो कहीं ना कुछ कुछ उनके फेवर में नहीं जा रही थी। जैसे कि वो शादी नहीं कर सकती दोबारा, एक बार शादी होगी दोबारा शादी नहीं कर सकती हैं। उनके पास अपने डिवोर्स के राइट नहीं थे, कि भाई अब हमें नहीं रह रहा है, हमें बहुत क्रुएल्टी हो रही है, मारा पीटा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो उसको जो नहीं सह सकती। तो वो सारी चीजों को यहाँ पे लाया गया और उसको डाला गया। ठीक है, अब एक बात आप देखोगे, जिसको डाउट होगा पूछ लेगा, वो आप हैंड रेज करके या फिर माइक ऑन करके पूछ लेगा तुरंत का तुरंत कि ये सर हमें नहीं आ रहा है, ये बता दो दोबारा। एक बात आप ध्यान रखें कि जब हम हिंदू लॉ पढ़ते हैं, किसी कोई लॉ पढ़ते हैं, तो उसकी अपनी एक एक फिलॉसफी होती है, एक अपना थॉट होता है।
तो अब उस थॉट को जानने के यहाँ पे देखेंगे तो हिंदू लॉ जो है हमारे पास, वहां पे उसके भी स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। जैसे एक मिताक्षरा है, आप देखोगे मिताक्षरा है, और दूसरा है दया भागा। तो इन दोनों से भी हमें हिंदू लॉ में बहुत सारी कुछ सीखने को मिलती है। जैसे मिताक्षरा जो है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, बट एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट हमारे पास असम एंड बंगाल को छोड़ के। असम बंगाल में मिताक्षरा को फॉलो नहीं किया जाता है। अब मिताक्षरा क्या होता है, अब मिताक्षरा को बताया किसने, तो देखो मिताक्षरा में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ द प्योरिटी, मतलब कि यहाँ पे नियरेस्ट ऑफ द ब्लड की बात करता है। नियरेस्ट ऑफ ब्लड की बात क्या करता है कि भाई हम जो शादी है, शादी वगैरह अगर हम करेंगे तो नियरेस्ट ऑफ ब्लड में नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर दया भागा में बात करते हैं, अगर दया भागा में हम आते हैं, दया भागा भी एक स्कूल है, एक थॉट है। उसमें अगर हम बात करते हैं तो दया भागा में बात करता है कि वो रिलीजियस इफिकेसी में आता है, जहां पे उसका मतलब होता है कि रिलीजियस इफिकेसी होगी। अब ये बाकी जो ये स्कूल है, ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका जो सीओटी वगैरह है, बाकी जो एग्जाम है, कंपटीशन लेवल के एग्जाम जो है, वहां के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। ये दया भागा मिताक्षर अगर आपसे पूछता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की ओरिजिन्स जो है वो कहाँ से मिली है, हम कहाँ से उसका सोर्स को फॉलो अप करते हैं, तो वहां पे आप मिताक्षरा एंड दया भागा को शामिल करेंगे और अपनी आंसर राइटिंग में लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम एक्ट पे मूव कर रहे हैं। अब एक्चुअली में एक्ट जो हमें पढ़ना है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम उसके लिए आ रहे हैं। पहला एक्ट, किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन जो होता है वो उसके बारे में बताता है कि वो एक्ट क्या है, वो कहाँ एप्लीकेबिलिटी होगी उसकी। तो हिंदू मैरिज एक्ट वो है, बताता है कि होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी वो एप्लीकेबल होगा। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, पर अब है। मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर हम बेयर एक्ट भी पढ़ेंगे। अब उसके लिए चिंता मत करिए, मैं आपको थोड़ा सा एक माहौल बना रहे हैं हम अभी, कि माहौल बना लेते हैं जिससे पता चल जाए कि क्या होता है। फिर देखो हिंदू मैरिज में एक्ट में आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बेयर एक्ट की बातें ही हैं कि उसमें कहता है कि भाई नेचर ऑफ मैरिज होगी क्या। आप नेचर ऑफ मैरिज क्या होगी, तो पहला बात होगी फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल सिविलाइज सोसाइटी। भाई शादी करते किस लिए, कि भाई एक सोसाइटी एक डेवलप्ड हो, लोग इसलिए होता है। सिविलाइज सिविल सोसाइटी के बारे में बात करता है। फिर इसेंशियल्स क्या होते हैं, इसके संस्कार होते हैं फॉर द एवरी हिंदू, संस्कार की बात करता है हिंदू लॉ। नेचर ऑफ मैरिज बात करती है। फिर सक्रामेंटरी नेचर होता है, सक्रामेंट यानी कि जन्मों जन्मों का रिश्ता होगा, सक्रामेंटरी नेचर होगा। फिर इट इज नॉट परफॉर्म फॉर द इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, इमोशनल ग्रेटिफिकेशन को ये फॉलो परफॉर्म नहीं करता है। एंड बट इज द रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ द सोल, यानी कि सोल यानी कि जान रहे हो, जन्म जातना का रिश्ता है, सोल टू सोल अटैचमेंट होती है, हमेशा के लिए अटैचमेंट होती है। वो इस सारे की बातें हिंदू लॉ करती है, पर इसका जस्ट उल्टा मुस्लिम लॉ बात करता है। मुस्लिम लॉ कहता है कि भैया 7 जन्मों का रिश्ता नहीं है, जब तक हमारी शादी में बातचीत बनेगी बनेगी, अदरवाइज हम डिवोर्स ले लेंगे, सीधी सी बात है ना। अब वहां पे 3 तलाक का ही कॉन्सेप्ट इस पर बातें चल रही थी। मैं अगर आपसे सीधी सी बात करूं तो हिंदू लॉ और जो हिंदू लॉ जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट जो है, जो एचएमए है, वो हमारे पास हिंदू मैरिज जो है, सॉरी एचएमए ना करके हिंदू मैरिज जो हमारे पास है, वो सैक्रामेंटरी नेचर है। वो सैक्रामेंटरी नेचर यानी कि शादी जो होगी वो 7 जन्मों तक चलती रहेगी, 7 जन्मों तक चलती रहेगी। पर इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे, इसके अपोजिट में अगर आप देखोगे मुस्लिम लॉ को, तो मुस्लिम लॉ कहता है कि मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है। भाई ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट को हम तोड़ देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड में है, और उस पर कॉन्सेप्ट भी है, अभी हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे, ठीक है ना। फिर अगर फीचर करते हैं, अब देखो सक्रमेंट की बात है, अगर हिंदू मैरिज बार बार सक्रमेंट की बात करता है कि सक्रमेंटरी नेचर है, सक्रमेंटरी नेचर है, तो ऐसी कंडीशन में बात आती है कि भाई सैक्रामेंट नेचर के फीचर्स क्या होंगे, किसे हम बोलेंगे कि वो सैक्रामेंट है, किसे हम बोलेंगे कि वो सैक्रामेंट नेचर नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सैक्रामेंट का मतलब होता है भाई वो परमानेंट के लिए है, ऐसा नहीं कि आज 4 दिन रहे, 5वें दिन छोड़ छोड़ देंगे एक दूसरे को, ऐसा नहीं हो। वो परमानेंट नेचर है। फिर इंटरनल यूनियन बात होती है कि इंटरनल यूनियन होता है दोनों में, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ में। एंड होली यूनियन भी कंडीशंस आती है कि भैया हमेशा साथ रहेंगे। और मनुस्मृति अगर हम पढ़ते हैं, मनु अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, वो दया भागा मिताक्षरा, मिताक्षरा में मनुस्मृति है। मनुस्मृति में भी ये बातें लिखी गई है कि हस्बैंड, एच फॉर हस्बैंड है, डब्ल्यू फॉर वाइफ है। हस्बैंड एंड वाइफ यूनाइटेड टू ईच अदर, नॉट मेयरली इन दिस लाइफ, कहता है कि इसी 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 लाइफ में नहीं, बट
इवन इन अदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ, मतलब जब मरने के बाद भी वो साथ में रहेंगे। ऐसा मनुस्मृति में कहता है कि अगर एक बार आपकी शादी हो रही है तो जन्मों जन्मांतर का रिश्ता बन जाएगा। ठीक है। इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए हमारा हिंदू मैरिज एक्ट इसको फॉरवर्ड करता है, पर आज का जो मॉडर्न सोर्स है उसमें ये चीजें बदल जाती है। अभी मैं उसको भी आपको नोट कराऊंगा। अभी हम सिर्फ, अभी मैंने एक्ट को छुआ नहीं, मैं अब बस आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि माहौल क्या बन रहा, वही माहौल बन रहा है। अब देखो, अभी हमने पढ़ा सक्रमेंट का नेचर क्या होगा। भाई सक्रमेंट कहेंगे किसे, सक्रमेंट का नेचर क्या है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि भाई मॉडर्न में क्या है, ये तो हमने पहले की बात करें, एंशियंट की बात कर रहे थे। अभी मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में क्या चेंजेस आए, तो मॉडर्न में बहुत सारे चेंजेस आए। आप देखो जैसे कि वो परमानेंट नेचर था वहां पे, अब परमानेंट नेचर नहीं रह गया, क्योंकि अब डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है ना। अब आपकी नहीं पट रही तो आप डिवोर्स ले लोगे, काम खत्म हो जाएगा। आप डिवोर्स कैसे लेंगे उसके बारे में सेक्शन 13 बात करता है, अभी हम पढ़ेंगे। सेक्शन 13 में कुछ कंडीशंस हैं, कुछ हमें बताया गया है, हम उसे देखेंगे। कंडीशन दिया गया है ABCD करके, उसको हम पढ़ेंगे, तब डिवोर्स की वो कंडीशन सर्टिफाई होगी। कंडीशन ऑफ डिवोर्स है वो हम देखेंगे। फिर कंडीशन ऑफ मैरिज भी दिया, बताया चल कि शादी कैसे हो सकती है, किस में होगी, वो सेक्शन 5 में बात गई है। फिर एक आता है हमारे पास स्पेंडर रिलेशनशिप। स्पेंडर रिलेशनशिप क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट कहता है भैया कि शादी आप सब में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ में, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है कि भाई अपने ब्लड में शादी ना करके वो बाकी अपने कजन्स वगैरह में शादी करने के लिए परमिशन है वहां पे, मतलब सेम सेम ब्लड नहीं होना चाहिए। अब बाकी आप शादी कर सकते हैं, पर हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में क्या होता है, अभी हम लोग उसको एक्ट में पढ़ेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको बस ऐसे बता दे रहा हूँ। हिंदू मैरिज में एक्ट में है कि भाई फादर है, मदर है, तो मदर की साइड से आप क्या करिए, 3 जनरेशन को ऐड करिए। फादर की साइड से आप 5 जनरेशन को ऐड करिए। उसके बाद इसके मतलब छठवीं जनरेशन में आप शादी कर सकते हैं, यहाँ चौथी में शादी कर सकते हैं, पर इसके इन बिटवीन आप शादी नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन हमारे पास है। अभी हम इसको पढ़ेंगे। स्पेंडल रिलेशनशिप में हमारे पास आता है भैया फुल ब्लड किसे कहते हैं। अभी हम एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा दिमाग में लोड मत देना। अभी हम सिर्फ डेमो, मतलब इसी पे बेसिक क्लियर कर रहे हैं माहौल बनाने के लिए। स्पेंडल रिलेशनशिप में हम 3 चीजों को पढ़ेंगे भाई। स्पेंडल रिलेशनशिप कहते हैं क्या हो, उसमें पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आएंगे कि भैया फुल ब्लड क्या है, फुल ब्लड किसे बोलेंगे। तो फुल ब्लड में क्या होगा, M फॉर मदर है, F फॉर फादर है। तो जब मदर एंड फादर दोनों सेम हो तो वो फुल ब्लड में आ जाएगा। जो उसका बच्चा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, फुल ब्लड में काउंट किया जाएगा। हाफ ब्लड की कंडीशन में अगर हम आते हैं, तो हाफ ब्लड में कहता है भैया फादर सेम होगा, पर मदर जो होगी उसकी डिफरेंट होगी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारे कंडीशन में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ ब्लड की कंडीशन में। एंड देन फिर आगे हम बढ़ते हैं, यूट्रेन ब्लड में आता है, तो यहाँ पे मदर सेम होगी पर डिफरेंट फादर होंगे। तो ये कंडीशंस हमारे पास हैं। अभी तक में आपको कोई समस्या हो तो पूछिए, अदरवाइज मैं आगे इसको बढ़ाऊं। ये सिर्फ डेमो, मतलब कि ये सॉरी डेमो नहीं, एक्चुअली ये इंट्रो पार्ट था हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर आपको कोई समस्या है स्पेंडा में, मॉडर्न चेंजेस में, एनसीएट में, तो आप पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए, फिर डायरेक्ट बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं फिर एक्ट को। देखो जब मैं पूछूं कि आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो हाँ आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना बता के आगे बढ़िए, क्योंकि मैं वेट करता रहता हूँ। आगे बढ़िए सर। ओके ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे हैं बेयर एक्ट पे। तो आपके पास, आपको ये आइडिया हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। अब उसके जो लीगल टर्म है, हम उस पे लीगल पे आते हैं कि भाई लॉ क्या कहता है इन सारी बातों पे। तो अब उस पे हम आते हैं। अब उस पे आने के बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। सर हमें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा क्यों? अभी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं बोलना बंद कर दिया था ना, इसलिए अब जब आप बोल दिए हो तो आपकी स्क्रीन आ गई होगी। अभी दिख रहा है कि नहीं, मैसेज कर दूं हाँ या ना, या फिर डायरेक्ट बोल दूं। नहीं दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
चले आगे। चले आगे, हाँ या ना? दिखने लगा शहनाज जी? आपकी आवाज नहीं आ रही शहनाज जी, मैसेज कर दो। स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैसेज कर दो। वो चैट का ऑप्शन है, चैट चैट ज्यादा प्रेफर करो बोलने से ज्यादा। हाँ अच्छा। सर। हाँ ठीक है, म्यूट कर लो फिर चलते। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अभी आ रही है। देखो चैट का ऑप्शन है, मैं बता दे रहा हूँ सभी को, चैट का ऑप्शन है, चैट पे आप डायरेक्ट मैसेज करिए। बोलने से अच्छा है क्या मैसेज कर दिए, मैं मेरे पास दिखता रहता है तुरंत, मैं तुरंत देख लूंगा। और जब मैं कोई क्वेश्चन करूंगा आपसे, तुरंत उसका हाँ या नाम जवाब दे दीजिए, क्योंकि यहाँ वेट करना पड़ता है। हाँ ठीक है। ओके सनाज, ठीक है। चलो फिर चलते हैं। अब देखो हमारे पास ये है हमारा बैरेक्ट, आपको बैरेक्ट दिख रहा होगा, तो बैरेक्ट का जो पहला, आपको दिख रहा है कि मैं इसको और जूम कर दूं? मैं जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखे। अ, हम देखेंगे, अगर हमारे पास बैरेक्ट देखोगे आप, तो ये है हमारा बैरेक्ट। मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, बाद में आप मुझे पिन कर दीजिएगा अगर मैं भूल जाता हूँ तो। तो ये हमारा बैरेक्ट है। अब हम आज से इस पे चलेंगे, और जब जब मुझे लगेगा कि इस बैरेक्ट की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं जैसे ही मैंने देखो, ये मैं अपने हैंड रिटन नोट से, मैं बगल में हैंड रिटन नोट्स करा के आपको भी नोट करा दूंगा, आपको भी भेज दूंगा। तो ये है हमारा बैर एक्ट, और बैर एक्ट में पहला सेक्शन जो होता है किसी भी एक्ट का, वो उसके बारे में बताता है कि वो एक्ट है क्या, वो एक्ट एप्लीकेबल कहाँ होगा, एक्ट का क्या नाम है, वो कहाँ कहाँ उसको अप्लाई किया जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ उसे अडॉप्ट किया जाएगा, होल ऑफ इंडिया लागू होगा कि नहीं लागू होगा, वो सारी बातें होंगी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, अभी क्वेश्चन एक मिनट देखो, दिस पहला सेक्शन की बात करता है, वो शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट बात करता है कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। तो पहला है दिस एक्ट। अच्छा, ये वाला एक बात और बताना, आप लोग बताइए, ये एक्ट और ये वाले एक्ट में क्या अंतर है? ये एक्ट और ये वाले एक्ट में क्या अंतर है, बताइए। देखिए, पढ़ पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए। इस एक्ट और इस एक्ट में कोई डिफरेंस है कि नहीं, हाँ या ना? दिखाई नहीं दे रहा सर, कैसे बताएं हम? तुम्हारी स्क्रीन कैसे है जो दिख नहीं रही, एक मिनट रुकना। बेयर एक्ट नहीं दिख रहा आपको? जो स्क्रीन शेयर किया है ना, वो नहीं दिख रहा मुझे। एक बार दिखा था थोड़ा सा, बट फिर वो चला गया, पता नहीं कहाँ। ये मैं अभी कुछ राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है? नहीं। व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, देखिए कैसे दिख रहा है। ठीक ठीक तो है। अब आप म्यूट पे रहो, आपको आ जाएगी। तुम मैसेज किया करो, क्योंकि तुम जब बोलते हो ना, तो तुम्हारा तुम्हें तुम सामने आ जाते हो, क्योंकि वो वॉइस को कैच करता है, जो वॉइस का जो बोलेगा उसी को फ्रंट पे लेके आएगा। तो आप म्यूट अपने आप को रखो और चैट पे बात करो, जो भी आपको डाउट है, जो नहीं आ रहा है। अदरवाइज तुम डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, चैट पे करके बताना। नहीं दिख रहा है? तुम एक काम करो, फिर से फिर से आओ, दोबारा आ जाओ।
सेम लिंक पे, या फिर मैं तुम्हें लिंक दोबारा भेज दे रहा हूँ। हम्म। अब क्या है कि पहला सेक्शन हमें बताता है कि भाई एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। फिर देखो उसका क्लॉज बताता है, कहता है इट एक्सटेंड, क्या एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। और ये वाली लाइन आप इसमें हटा दीजिए, एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर, क्योंकि अब जम्मू और कश्मीर में 370 हट गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट लागू है अब। एंड अप्लाइज फॉर हिंदूज डोमिसाइल, ये सही है, होम डोमिसाइल इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु आर आउटसाइड द सेट टू टेरिटरी। यानी कि सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर कोई हिंदू यहाँ शादी वगैरह करता है और फिर बाहर एब्रॉड चला जाता है, वहां पे रहता है, तो ये एक्ट वहां तक भी अप्लाई करता है। ऐसा नहीं कि उसने अगर कंट्री छोड़ दिया तो उसके ऊपर अब हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो वो अप्लाई नहीं होगा, तो उसके ऊपर वो भी लागू, यानी कि इसका जो जुडिक्शन है वो एक्स्ट्रा जुडिक्शन है, मतलब टेरिटरी भी चेंज कर सकता है, अब्रॉड भी हो सकता है, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है, पर वो हिंदू होना बहुत जरूरी है हिंदू मैरिज एक्ट के लिए। ठीक है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे आते हैं, तो सेक्शन 2 कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अब बात कर रहा है कि ये एक्ट जो है वो अप्लाई किस पे होगा। दिस एक्ट अप्लाइज, देखो कहता है साफ साफ, दिस एक्ट अप्लाइज। अब अप्लाइज में क्या कह रहा है कि टू एनी पर्सन हु इज हिंदू। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था हिंदू कौन होगा, उसके बारे में मैंने आपको लिखा दिया था। फिलहाल हम आगे यहाँ भी कर लेंगे, हिंदू का मतलब यहाँ भी देख लेंगे क्योंकि हिंदू किसे कहेंगे। बाई रिलीजियस in any of its form or development of the including Virasvaya, Lingayat or follower of the Brahmo Samaj, Brahmo, प्रार्थना एंड आर्य समाज। तो यानी कि उसमें ब्रह्म समाज भी आएगा, प्रार्थना समाज भी आएगा, एंड आर्य समाज के लोग भी हिंदू कहलाएंगे। फिर कहता है इन एनी पर्सन, टू एनी पर्सन, यानी कि टू दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट है ये मैंने लिखा था, जो जैन है और जो सिख है, बाई रिलीजियस, वो भी हिंदू कहलाएंगे। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि हु इज हिंदू, हु इज हिंदू। तो हिंदू की कंडीशन पे आप बुद्धिस्ट लिखेंगे, जैन लिखेंगे, सिख लिखेंगे, बाई रिलीजियस जो हो, और साथ साथ में विस्मरिया, लिंगायत एंड ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज एंड आर्य समाज भी इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। फिर सेक्शंस को आगे पढ़ते हैं, तो कहता है दिस एक्ट टू एनी अदर पर्सन, to any other person domiciled in the territories in which acts extended who is not a Muslim, जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, बाई रिलीजियस, अनलेस, जैसे मैंने बताया ना एक्स्ट्रा टोटल जुडिक्शन होता है इसका, यानी कि अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तब भी अप्लाई होगा, पर वो हिंदू होना चाहिए। तो वही कह रहा है कि दिस एक्ट, देखो ये बात बता रहा है, दिस एक्ट विच दिस एक्ट एक्सटेंड, वो बढ़ जाएगा, कहां तक चला जाएगा, हु इज नॉट अ मुस्लिम, पर वो मुस्लिम नहीं होना चाहिए, क्रिश्चियन नहीं होना चाहिए, पारसी नहीं होना चाहिए, और जेव नहीं होना चाहिए बाय रिलीजियस, अनलेस, देखो अनलेस it is proved that any such person would had not been governed by the Hindu law or any other custom or uses as a part of that law in respect of the any matter deal with herein act has not been passed। ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो रिडक्शन भी होता है, आप बच नहीं सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन देखो दिया है एक्ट में, कहता है भाई, एक्सप्लेनेशन की बात आती है कि एक्सप्लेनेशन क्या है, तो कहता है द फॉलोइंग पर्सन हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैनिस एंड सिख बाई रिलीजियस केस में भी, अब देखो केस में भी अब बात आती है कि एनी चाइल्ड, अब इनके बच्चों की बात कर रहा है, एनी चाइल्ड लेजिटमेट हो या एलिजिटमेट हो, बोथ दोज हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, बस सिख है, बाई रिलीजियस, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एनी चाइल्ड लेजिटमेट हो चाहे इलेजिटमेट हो, वंस हु वन ऑफ हुज पेरेंट्स इन हिंदू, कोई एक पेरेंट्स उसका, या मदर या फादर, फादर या मदर, कोई एक पेरेंट्स अगर हिंदू है, बुद्धिस्ट है,
बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, बाई रिलीजियस एंड हु इज ब्रॉट अप इन द मद मेंबर, और वो उसको ब्रॉट अप एज अ मेंबर, वो बड़ा होता है ऑफ द ट्राइब कम्युनिटी ग्रुप ऑफ द फैमिली विच इज सच पेरेंट्स बिलोंग, एंड एंड एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट रिकन्वर्ट ऑफ द हिंदू, या फिर कोई कन्वर्ट करा लिया अपने आप को हिंदू में, या कोई रिकन्वर्ट, पहले वो हिंदू था फिर मुस्लिम हुआ, फिर मुस्लिम से फिर हिंदू हुआ, कोई मुस्लिम था फिर हिंदू हुआ, फिर हिंदू से फिर मुस्लिम हुआ, तो रिकन्वर्ट भी चलता है और कन्वर्ट भी चलता है। अगर वो कन्वर्ट होके हिंदू बन रहा है, बुद्धिस्ट बन रहा है, जैन बन रहा है और बस सिख बन रहा है, तो उसके ऊपर भी ये एक्ट उसी तरह अप्लाई होगा जैसे बाकी हिंदुओं के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है। फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं, जिसका क्लॉज 2 है, कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 1 की बात कर रहा है, कह रहा है ऐसा जो चीज वहां पे जो जो सबसेक्शन में नहीं है। सबसेक्शन क्या है वहां पे देखो, सेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली एक्ट लॉ को पढ़ने का भी अपना तरीका है। सेक्शन ए ये है, देखो ये बात कर रहा है इसकी, ये ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब आगे नीचे अगर हम आते हैं तो आप देखोगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, contained section 1, nothing contained in any act shall apply the member any scheduled tribe पे apply नहीं होगा within the meaning of the clause 636 constitutional unless central government। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है एक्चुअली, इसका जो मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग होते हैं, जो ट्राइबल एरिया में जो रहते हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उसमें जैसे कि कुछ एरिया बिहार के भी है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड के एरिया में जो आदिवासी रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके लिए वो हिंदू हैं कि क्या हिंदू उनके लिए अप्लीकेबल होगा, हिंदू लॉ उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा क्या करता है, क्या कहते हैं कि वो लिस्ट जारी करते हैं कि ये आदिवासी जो होंगे हिंदू मैरिज एक्ट में आएंगे, ये आदिवासी जो है हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं आएंगे, ट्राइबल जो है नहीं आएंगे। तो उसकी बात कर रहा है कि क्लॉज 2, कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड करेगा हम उसको इंक्लूड कर देंगे, जो जिसको नोटिफाइड नहीं करेगा हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये है। मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, जैसे ही ये खत्म होगा वैसे ही आप फिर से मैं आपको लिंक भेजूंगा, फिर सेम लिंक, जो सेम लिंक होती है हर बार सेम लिंक होती है, आप सेम लिंक से दोबारा आ जाइएगा। अब हम लोग दोबारा क्लास करेंगे क्योंकि डिस्टरबेंस ज्यादा हुई है। ठीक है। अब देखो, अब फिर आता है क्लास 3 पे आते हैं, तो कहता है द एक्सप्रेशन हिंदू, ध्यान से सुनना, द हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट shall be construed as if he included a person who is through and not a Hindu by religious, nevertheless there's a person who's the whom the act apply virtue of the provision contained of the section। तो ये आपके लिए उतना वो नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, डिफिनेशन की बात करता है। अब आप हम एक्चुअली जन लिंक आ जाने तो उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, हम देख रहे हैं, चैट पे कर दो, जैसे करना है वैसे कर दो, अदरवाइज एक मिनट से कम बचा हुआ है, अपने आप मीटिंग खत्म हो जाएगी। देन आफ्टर आप फिर से लॉग इन करके तुम आ जाइएगा। तो ठीक है, इस मीटिंग को खत्म ही कर देते हैं, आप दोबारा आइए, दोबारा आइए, ठीक है, मीटिंग को खत्म कर रहे हैं, दोबारा आइए, कि मीटिंग खत्म हो जाएगी, बीच में रिधम टूट जाएगी।